नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। इस वक्त आपको मैं ज़मीं के उस सितारे से मिलाने ले जा रहा हूँ जिसकी चमक पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हमारे साथ हैं तरुण कुमार। नमस्ते। तरुण नमस्ते कह रहे हैं। तरुण जो हैं सो बहुत मेधावी विद्यार्थी हैं और वो यहाँ जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है उसमें पढ़ते हैं और इनकी बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, जो बहुत बड़ी खासियत है, उसके बारे में भी आपको मैं उससे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ स्कूल की जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। मैं कोयली सेन हूँ और इस स्कूल में जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में प्रिंसिपल के पद पे हूँ और विगत 25 सालों से इन बच्चों की सेवा में कार्यरत हूँ। सेवा में कार्यरत हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि 25 साल मतलब एक पूरा समझ लीजिए कि 2.5 दशक का जो समय है उन्होंने खर्च किया है, निकाला है उन बच्चों की सेवा में, क्योंकि सेवा इन्होंने कहा है, उन बच्चों की सेवा में जिसमें से एक बच्चे को हम अगर अपने घर में देखना चाहते हैं तो नहीं देख पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। ये स्कूल जो है जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल जो है ये दिव्यांग बच्चों के लिए है और मैं इस सारी बातों को बहुत अच्छे से आपके सामने ले चलूँगा। पर पहले आपको बताना चाहता हूँ कि तरुण कुमार जो हमारे साथ हैं वो बहुत छोटे थे। कितने साल के थे? 6 साल का था जब इसने एडमिशन लिया क्लास 1 में। क्लास 1 में ये आए थे जब 6 साल के थे और यहाँ आकर उन्होंने पढ़ाई शुरू की और ज़िंदगी के नज़रियों को समझने की कोशिश की और इनकी माँ ने इन्हें इस स्कूल में इसलिए दाखिला दिलवाया था क्योंकि 6 साल की उम्र में उन्हें ये मालूम पड़ा था कि इनका बच्चा जो है वो मानसिक दिव्यांग है, मेंटली चैलेंज्ड है और उसको बोलने और सुनने में भी दिक्कत है। बोलने और सुनने में दिक्कत होती है। तरुण के बारे में मैं बात करूंगा। मैं थोड़ा छुपा कर बोल रहा हूं, आपसे जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। पूरे देश का नाम उन्होंने मतलब गौरव से भर दिया है, रौनक किया है और वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तरुण, आपको अपने बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा वहाँ पर हमारी टीम भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, कितनी उम्र थी जब आप यहाँ आए थे? 6 साल ऐसा बताया इन्होंने। क्लास 1 में तुम यहाँ पे आए थे ना? हाँ, क्लास 1 में आए थे और मैं लाख डोल मारा, मैं जीत गया। चलिए तरुण क्या बोला आप बताते जाएंगे। ये क्लास 1 में आया था यहाँ से और तब से यहीं पे पढ़ रहा है, ये बोल रहा है। तरुण जो है क्लास 1 में यहाँ आए थे, तो क्लास 1 से यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो बताने के लिए मेरा दिल बिल्कुल बेचैन हो रहा है। वो ये है कि अभी ये गए थे स्वीडन गए थे। वहाँ पर इन्होंने फुटबॉल में मध्य प्रदेश नहीं, जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल नहीं, पूरे देश को अव्वल नंबर पर पहुँचाया है और गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। मैम आप कुछ बताएं इनकी उपलब्धियों के बारे में। कौन सा था ओलंपिक, किस तरह का था, क्या हुआ उसमें और कैसे तैयारियां शुरू हुई, पूरा एक विस्तार से मुझे बताएं। ये तरुण बचपन से ही स्पेशल चाइल्ड तो है ही। तो जब यहाँ इसने एडमिशन लिया तो इसको बोलने सुनने में और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी। तो इन सारी चीज़ों में हमने काम किया कि बोलने के लिए, सुनने के लिए हमने इसको स्पीच थेरेपी दी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पेशल एजुकेशन दिया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया। इसके बाद हमने देखा कि इसकी रुचि स्पोर्ट्स में है। तो पहले ये एथलेटिक्स जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती थी या जो स्कूल वाइज कंपटीशन होते थे उसमें भाग लिया। पिछले साल से इसकी रुचि हमने देखी फुटबॉल में है। तो हमने इसको बेहतर ट्रेनिंग के लिए कोच द्वारा यहाँ ट्रेनिंग किया और इसके बाद ही एक जो एमपी में फुटबॉल की टीम का सिलेक्शन हो रहा था तो उसमें यह पार्टिसिपेट करने ग्वालियर गया अप्रैल महीने में। वहाँ पे पूरे एमपी से बच्चे आए हुए थे जिन्होंने फुटबॉल की टीम के लिए जो चयन हो रही थी उस चयन प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें से 10 बच्चों का चयन मध्य प्रदेश में 25 बच्चों का चयन और उसमें से इकलौते तरुण का चयन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए किया गया। उस टीम के लिए किया गया जो स्पेशल ओलंपिक में गोथिया कप में भाग लेने के लिए स्वीडन जाना था जिसको। तो उसके भाग लेने के उसमें चयन होने के बाद उसकी 2 बार जो दिल्ली में
कोचिंग हुई और साथ ही साथ यहाँ भी उसको जो फुटबॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग है इसके कोच प्रभात राठी द्वारा किए गई। स्कूल स्तर पे हमने जैसे कि बलदीप मैनी हमारे महासचिव हैं, उन्होंने उसके पासपोर्ट बनाने की त्वरित प्रक्रिया की, क्योंकि ये बहुत ही दूर से और गांव के क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से आता था, तो इसके पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो इसका त्वरित मतलब तत्काल में पासपोर्ट बनाया गया और उसको भेजने के लिए जो भी तैयारी करनी थी वो स्कूल स्तर पे उसके परिवार द्वारा की गई। और ये अभी जुलाई में 13 तारीख को यहाँ से 11 तारीख को ये जबलपुर से दिल्ली गया और दिल्ली से वो स्वीडन के लिए रवाना हुआ। इसके मैचेस थे 14 से लेकर 19 तक। एक बात बताइए मुझे आप कि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आपको अब 25 साल से आप इस स्कूल में पढ़ा रही हैं बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ा रही हैं जो फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, उन बच्चों को पढ़ाती हैं। तो आपको किस स्तर पे ये पता चलता है कि ये बच्चा जो है इस फील्ड के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? पहले तो जब वो बच्चा आता है तो उसको हम हर तरह की एक्टिविटी में शामिल करते, चाहे वो गाने का हो, डांस का हो, कंप्यूटर सीखने का हो, स्पोर्ट्स की हर एक्टिविटी में। फिर हमको समझ में आता है कि वो धीरे, जो कोचेस है वो देख के समझ पाते हैं कि इसका मतलब जो उसकी रुचि है किसी एक खेल की तरफ है और रुचि के साथ साथ उस खेल के लिए उसकी योग्यता भी है। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है कि रुचि के साथ साथ योग्यता है। फिर उस चीज़ की हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कुछ बच्चे फुटबॉल का ले रहे हैं, कुछ बास्केटबॉल का ले रहे हैं, कुछ बच्चे एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जो आउटडोर गेम्स है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी रुचि के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तरुण, तुम्हें कब लगा कि तुम्हें फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? दो साल हो गए, मैं 3 से पहले से सीखा होगा फुटबॉल खेलते हैं। तो तुमको फुटबॉल खेलना क्यों पसंद है तुमको? क्यों पसंद है? फुटबॉल अच्छा लगता है ना, फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर हमारी फुटबॉल खेलते हैं, हमारी टीम भी फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा लगता है। आपको कैसे लगा कि फुटबॉल खेलना जो है सो इसको मुफीद लग रहा है? एथलेटिक्स में बड़ी रुचि थी उसकी और उसके साथ मतलब दौड़ता था और उसके बाद उसने जो टीम गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो बहुत उत्सुक रहता था। तो ये पहले फुटबॉल भी खेला है, क्रिकेट भी खेला जो स्कूल के उससे, पर और पिछले 2 साल से लगातार फुटबॉल की ट्रेनिंग कर रहा है। हमारी टीम में इंडिया खेलने मेरी टीम, इंडिया की टीम में था। वहाँ पर ऐसे अलग अलग खेलते हैं। वो पाक दो लेते हैं, वे जीतती हैं, पर मैं लाख के जीते, मैं लाख के जीते। वो बोल रहा है कि फाइनल मैच जो था वो बहुत सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था स्वीडन में, क्योंकि दोनों टीमों ने 3-3 गोल बना लिए थे और लास्ट का जो पेनल्टी कॉर्नर का गोल था वो उसने मारा, जिसके गोल से वो जीता। तरुण, तुम स्वीडन गए थे, स्वीडन कैसा लगा तुमको देखने में? स्वीडन कैसा लगा वो? स्वीडन हाँ। बहुत खरा है वहाँ पर। स्वीडन हिंदी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर यहाँ है। पर मान लिया स्वीडन आए थे, चप्पल पेन से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता। तो तुम वहाँ पर जो लोग थे, बाकी बच्चे थे, वो बच्चे किस है? वो भी मेंटली चैलेंज वो भी बच्चे mentally थे। challenged। तो तुम आपस में बातचीत कैसे करते थे? साइन लैंग्वेज में? यहाँ स्वीडन वहाँ पे स्वीडन में बात कैसे स्वीडन में करते कैसे बात करते थे? मुझे समझ में हिंदी बोलते हैं। वो बोला मैं हिंदी बोलता था, वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे, फिर भी हम लोग समझ ना। जाते थे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो साइन लैंग्वेज है पूरी दुनिया में एक है या अलग अलग अलग? अलग है, जैसे भाषा हर क्षेत्र में बदलती जाती है वैसे साइन लैंग्वेज भी साइन लैंग्वेज भी हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, हिंदी फ्रेंच इंग्लिश है। है, वैसे है। ये मेरी नई जानकारी, मुझे पहले नहीं मालूम नहीं, ये बात। जैसे भाषा हमारी बदलती जाती है वैसे साइन लैंग्वेज भी रीजन, क्षेत्र, भाषा के अनुसार अलग तो अलग जब तुम गए थे वहाँ पर स्वीडन गए थे, तुम्हारे साथ और कौन गया था इंडिया से जो तुम्हारे? कोच था ना, नेशनल कोच थे ना वो अभिषेक भैया, नाचते कोच थे ना अभिषेक, तुम्हारे साथ अभिषेक गया था ना, वो कोच थे, नेशनल कोच गए थे। तो वो उनकी बात समझ लेते थे तुम? मतलब अभिषेक भैया की बात समझ लेते थे। और वहाँ खाने पीने को क्या मिलता था, कैसा मिलता था? खाने का इसका ये प्रॉब्लम था कि जल्दी ना वो चलता वहाँ पे है मैनेजर एक वो सर थे, बाहर अंदर में गए थे, इंडिया खाना बनाए थे। हाँ अच्छा।
क्या खाना होता था? सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी, चावल। इसको इसलिए वहाँ प्रॉब्लम आई कि वहाँ हाँ, नॉनवेज खाना ज़्यादा हाँ, मिलता था, हाँ, तो तो ढूंढना नॉनवेज ये नहीं खाता था। तो जो वहाँ एक सर थे, मैनेजर थे, जो टीम के मैनेजर थे, वो बाहर जाके एक इंडियन होटल ढूंढ के इसको दाल चावल सब्जी रोटी खिलाई इसको। इसको खिलाए कितने दिन रहा? किस दिन रहे? स्वीडन स्वीडन ट्रेन चलते हैं बाहर जाने अच्छा, बाद। हाँ, ट्रेन में ट्रेन वहाँ से स्वीडन में जो बार-बार लोकल ट्रेन चलती है उसमें उन्होंने सफ़र किया, घूमा। अच्छा लगा बहुत? बारिश, ठंडी चलते हैं। ठंडी वाला मौसम था ठंडी वहाँ। बहुत थी। ठंडी और जब तुम फुटबॉल में जीते, बार। जब जीत गए, तुम नंबर 1 पर आ गए, हाँ, हाँ। तो तुम उस समय में क्या फील कर रहे थे? कैसा लग रहा था जब जीत गए तुम लोग, तो कैसा लग रहा था? मैं हाँ, मैं क्या बोल खुशी हो रही थी, खुशी हो रही थी। हाँ जी। के बाद भी फुटबॉल खेलोगे? हाँ, फुटबॉल खेलोगे? हाँ, फुटबॉल खेलो। मैम अब एक बात बताइए कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे कि किस उम्र में इनकी माँ को मालूम हुआ कि ये मेंटली चैलेंज बच्चा है? वैसे तो मतलब जो एक माइलस्टोन होती है जिसमें हम ये सोचते हैं कि 6 महीने में बच्चा गर्दन संभाल लेगा, 9 महीने में थोड़ा सा चलने फिरने लगेगा, तो जब ये माइलस्टोन धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं कि उसको लगता है कि अब मेरा बच्चा जो सारे उस साल के बच्चे के हैं जो वो गर्दन मतलब नेक बैलेंस नहीं कर पा रहा है या चल नहीं पा रहा है या प्रॉपर 2 या 3 साल की उम्र में बोल नहीं पा रहा है, तो उसी समय माँ को एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा सामान्य से पीछे है। तो वो प्रॉपर टाइम है कि वो उसको लेके जाके डॉक्टर के पास या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में लेके जाएं जहाँ ऐसे बच्चे हैं, और वो पता करे कि बच्चे के साथ क्या कोई समस्या है। यदि समस्या है तो क्या वो इनिशियल स्टेज में कोई मेडिसिन से या कोई सर्जरी से या किसी तरह की ट्रेनिंग से ठीक हो सकती है क्या। पर चूँकि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, एक स्टेज है जो बच्चे के साथ हमेशा रहती है। ये मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि मंद बुद्धि होते हैं वो? हाँ। क्योंकि तरुण तो बिल्कुल मुझे तब मंद बुद्धि नहीं लग रहा है, ये शार्प तो लग ये रहा है। पिछले 10-15 सालों की मेहनत है जो इसके मदर ने और हम लोग सब ने यहाँ पे मिलके की है। मतलब जब बच्चे आते हैं तो वो टॉयलेट ट्रेन तक नहीं रहते, टॉयलेट ट्रेन नहीं रहते हैं, उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम रहती कैसे है। आप कैसे बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग देती है? आपके पास मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आते हैं मूक बधिर होते हैं वो, हाँ। बहुत सारे बच्चे चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, फिजिकली मतलब चैलेंज होते हैं। मेंटली चैलेंज बच्चों को संभालना ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है कि होता होगा। मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि एक तो वो उनका आईक्यू कम होता है, बच्चों से कम होता है, दूसरा वो अपने सोशल कामों को भी नहीं कर पाते, जैसे वो फ्रेंड्स नहीं बना पाते, अपने काम जैसे कपड़े नहीं पहनना, स्वयं से खाना नहीं खाना, कुछ बच्चे टॉयलेट ट्रेन तक नहीं होते। तो इनिशियली स्टेज में हम जो उसकी प्राथमिकता है, मतलब सबसे पहले ये प्राथमिकता है कि वो अपने आप को संभाले, तो उन चीज़ों में ध्यान देना शुरू करते या उन चीज़ों को हम ट्रेनिंग देना शुरू करते। प्रॉपर एक गोल बना के कि 3 महीने में, 6 महीने में, पूरे साल में हम बस इस बच्चे को इंडिविजुअल गोल बना के कि इस बच्चे को हमको ये सिखाना है, और उस पर फोकस करते हैं। बच्चे की प्रॉब्लम्स देख के प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें कई मतलब एक जन का काम नहीं है, उसके घर वाले रहेंगे, स्पेशलिस्ट रहेंगे जो स्पेशल एजुकेटर है, साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो एक पूरा एक टीम वर्क है जो साथ में काम करती है। आप 25 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही हैं, आपको क्या लगा हो कि आपने इसी को अपना करियर चुना, प्रोफेशन चुना, इन बच्चों की सेवा में आपने अपने आप को झोंक दिया? मुझे लगता है कि पहले तो मेरा मतलब साइकोलॉजी बैकग्राउंड था, तो इस हिसाब से मैंने ये स्कूल एज अ टीचर या एक एज अ साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन किया था। पर धीरे धीरे जब मैंने इसमें ट्रेनिंग की, पहले बीएड किया, फिर आगे फर्दर स्टडीज़ भी की, तो उसमें मुझे इन बच्चों के साथ काम करने में इतना मतलब अच्छा लगा। जब इनकी ग्रोथ होती है, छोटी छोटी प्रगति होती है, पर वो प्रोग्रेस जो हमको देखने को मिलती है वो बहुत सेटिस्फैक्शन वाली होती है। तो वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो आती गई और उसमें काम करना अच्छा लगने लगा। 25 साल आपने सेवा की, कितने बच्चे पढ़कर निकल गए आपकी नज़रों के सामने? मेरे सामने तो 300-400 बच्चे तो निकल ही गए होंगे जो यहाँ से निकल चुके हैं, और आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस तरह के बच्चों में आती है आपको? ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे उनका आईक्यू नॉर्मल है, वो बाहर जाके 12वीं के बाद या अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप है उनका आईक्यू भी नॉर्मल है, वो थोड़े से सहारे के साथ अपना जीवन यापन। पर जो मेंटली चैलेंज बच्चे, इनके साथ सबसे ज़्यादा दुविधा ये है कि ये सारा जीवन इनको एक केयर की ज़रूरत होती है।
एक देख रेख की ज़रूरत होती है। तो वो पेरेंट्स के लिए भी चैलेंज रहता है कि उनके पास ये रहता है कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। और यहाँ से निकलने के बाद भी जो बच्चे बहुत मतलब बॉर्डर लाइन वाले मेंटली चैलेंज है वो तो अपना काम कर लेते हैं, पर जिनका आईक्यू बहुत कम है और सीवियर है या हमेशा बेड रिटर्न वाले बच्चे हैं, तो उनको हमेशा जीवन भर देख रेख की ये आवश्यकता बच्चे होती है। वैसे मतलब जब एक बार मतलब आपके पास आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं बिल्कुल हाँ, आगे नॉर्मल जाकर। लाइफ वो छोटे मतलब काम तो कर सकते क्योंकि हैं। वो तो तरुण जैसे है, तरुण फुटबॉल खेलता है, सब कुछ। अब 12वीं में पढ़ रहा है मेरे ख्याल से। 10वीं में 10वीं में 2 साल और रहेगा आपके पास। हाँ 2 साल के बाद चला जाएगा, तो फिर इसकी देखभाल कैसे हो, कौन करे, कहाँ से होगा वो? नहीं। कॉलेज भी होते हैं क्या इस तरह के? हाँ अभी तो इंक्लूसिव एजुकेशन का टाइम है, तो सारे कॉलेज भी डिसेबल वाले बच्चों को मतलब एडमिशन देना ही है उनको। नहीं तो नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे? नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ना है। हम कैसे होगा वो? इंक्लूसिव एजुकेशन ये सिस्टम तरुण कैसे बात करेगा? तरुण ये उसमें ये किया है कि कॉलेज इनको सपोर्ट करे, कॉलेज ऐसे टीचरों को अपॉइंट करे जो इनको पढ़ा सके। ये मतलब एक मतलब वो सेम क्लास में बैठेंगे जहाँ पे एक सेम नॉर्मल क्लास में बच्चा बैठे होगा, हैं। वो हाँ, भी वहीं कोई पढ़ेगा। अलग से स्कूल भले स्पेशल स्कूल है, पर कॉलेज स्पेशल कॉलेज नहीं है। मैंने एक बात और भी कही थी, आपके सामने भी कई बार कह चुका हूँ कि जो सामान्य लोग हैं उनको साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बिल्कुल ताकि वो जो है सो उन वो बच्चों के सब साथ, सारे बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर क्योंकि सके। ये साइन लैंग्वेज सीखते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हाँ। हमसे हम नहीं कर पाते हैं इससे। हाँ। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है हमसे ज़्यादा कम्युनिकेट ज़रूरत है करने सभी की। को, मतलब लैंग्वेज सीखना कोई बुरा नहीं है। तो यदि जब तरुण आया था आपके स्कूल में तो बोल भी नहीं पाता था, नहीं, तो कैसे आप स्पीच थेरेपी वगैरह कैसे सिखाती हैं? स्पीच थेरेपी में हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है, तो वो बच्चों को स्पीच सिखाना, शब्दों को सुनना और बोलना, ये कैसे शब्दों का उच्चारण कैसा होगा, बोलना कैसा है, उसके बाद वाक्य कैसे बनाना है, तो ये प्रॉपर टेक्निक से वो सिखाते हैं तो थेरेपिस्ट। आपका जो साइन लैंग्वेज का मीडियम है वो हिंदी है, हाँ, वो इंग्लिश में हो तो हिंदी ज़्यादा? इंग्लिश दोनों मिक्स है, मतलब वो तरुण तरुण तुम इंग्लिश समझते क्योंकि हो? शब्दों के संकेत इंग्लिश होते हैं। समझते हो तुम? इंग्लिश में साइन लैंग्वेज समझते हो? समझते हो? वाह, बहुत बढ़िया है। तो शब्दों के संकेत है वो। अगर धीरे धीरे बोलो, तुम ये लिप रीडिंग पढ़ते हो? ये लिप जोर रीडिंग? से, हाँ, आप जोर से बोलेंगे तो वो सुनता भी है, और वो आपकी बात को मतलब 1-2 बार आप रिपीट करेंगे। अच्छा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। तुम्हारी मम्मी कैसी है ये बताओ। मम्मी कैसी है, माँ क्या? मम्मी घर में घर में है, हाँ, काम 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 करते करते हैं, काम करती हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाती हैं। हाँ। अच्छा, और हाँ, सिलाई करते हैं। सिलाई भी करती हैं? वाह, बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं काम पे मम्मी सिलाई कर लेते हैं। मम्मी सिलाई करके अपना वो करती है। फादर इनके साथ नहीं रहते हैं, पापा हमारे घर से दूर रहते हैं, ये बोल रहे हैं। आप अब थोड़ा सा मुझे उन बच्चों के बारे में बताएं जिन बच्चों को लगता है कि फिजिकली या मेंटली चैलेंज होते हैं, उन बच्चों को कितनी जल्दी स्कूल लाना चाहिए और इस तरह के स्कूल में? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को अपने बच्चे को पहचानना और एक्सेप्ट करना कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है, और जितनी जल्दी वो हमारे पास आएंगे 5 साल में, 6 साल में, उतनी जल्दी हम बच्चे में काम कर पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बच्चे की एक सीखने की उम्र होती है। बचपन में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, जो स्कूल गोइंग एज होती है उसमें बहुत जल्दी सीखते हैं, तो वो जितनी जल्दी आएंगे उतने जल्दी सीखेंगे। और पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे में कोई समस्या है या थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से पीछे है, तो मैं किस तरह से उसको आगे लेके जाने के लिए प्रयास करूँ। तो स्पेशल स्कूल है, थेरेपीज़ है, ट्रेनिंग है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो उनमें बच्चों में बिल्कुल फ़र्क आएगा। और वो नॉर्मल बच्चों के जैसे ही, मतलब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही आप जब हमारे मतलब शाला के दूसरे बच्चों से मिलेंगे और उनको नॉर्मल स्कूल में लेके जाएंगे या नॉर्मल बच्चों के साथ उनको मिक्स कर देंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन डिसेबल है या स्पेशल चाइल्ड है या कौन नॉर्मल है। क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए एक वातावरण में रहते हुए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ वैसे ही बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ दूसरी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं। तो उनमें कोई वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को किसी से पीछे माने। तो वो जितनी जल्दी स्कूल आएंगे उतने जल्दी उनको फ़ायदा होगा। तो ये है आपकी मुलाकात मैंने कराई तरुण के साथ, और उनकी जो प्रिंसिपल है स्कूल की, जो मेंटर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराई। तरुण, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तुम बहुत आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, फुटबॉल खेलो, खूब नाम रोशन करो देश का, अपनी माँ का। और इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आप तो खैर जो कर रही हैं वो पूरी दुनिया में मतलब बहुत सराहनीय कार्य है और बहुत बड़ी बात है। तो फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।